दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक बड़े बहरान के दरमियान खड़ा है। अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी है और आलमी तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। ईरानी रियासती मीडिया ने तस्दीक की है कि इब्तदाई इसराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं। अमेरिका ने खित्ते में 2 त्यारा बरदार बेड़े तैनात किए हैं और मुसलसल हमलों में ईरान की फौजी और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। उधर हिज़्बुल्लाह और दीगर गिरोह भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं रही, ये एक पूरे खित्ते का बहरान बन चुका है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। क्या ईरान वाकई एटमी हथियार बनाने के करीब था? क्या ये जंग वाकई जौहरी खतरे को रोकने के लिए शुरू की गई, या इसके पीछे कोई और बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मौजूद है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब कोई जंग शुरू होती है तो एक बुनियादी सवाल हमेशा सामने आता है कि इस जंग का जवाब क्या है। अमेरिकी क़यादत के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना था। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इनके मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला ना किया होता तो ईरान सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बनाने के काबिल हो जाता। चंद रोज पहले की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि ईरान तेजी से इस मरहले के करीब पहुंच रहा था जहां वो एटमी हथियार तैयार कर सकता था। इनके मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप का कहना था कि इस ऑपरेशन में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन सलाहियत और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में ईरान की फ़ौजी सलाहियत कमज़ोर हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साबिक़ सदर बाराक ओबामा को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि 2015 के जौहरी मुआहदा, जिसे JCPOA कहा जाता है, दरअसल ईरान के लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ क्योंकि इसने ईरान को वक्त दिया कि वो अपनी जौहरी सलाहियत को मज़ीद तरक्की दे सके। आपको बता दूं, JCPOA यानी द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान और P5+1 यानी US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी के दरमियान 2015 का एक मुआहदा है जो पाबंदियों में रिलीफ के बदले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और 2018 में ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद की। हालिया जंग के बारे में ट्रंप का कहना है कि इस कार्रवाई ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया है और अब अमेरिका खित्ते में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। यही वो बयानिया है जिसे अमेरिका और इसराइल इस जंग के बुनियादी जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इस दावे को बेहतर तौर पर समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम हकीकत में किस मरहले पर पहुंच चुका था। अगर हम आलमी अदारों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखें तो तस्वीर कुछ ज़्यादा पेचीदा नज़र आती है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के अंदाज़ों के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों में ईरान ने यूरेनियम अफज़ूदगी में नुमायां इजाफा किया था। 2025 के वक्त तक ईरान के पास तकरीबन 972 पाउंड यूरेनियम मौजूद था जो 60% तक अफज़ूदा किया जा चुका था। ये सतह आम जौहरी तवानाई प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा समझी जाती है।
عام طور پر ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورینیم کو تقریباً 3 سے 5% تک ہی افزودہ کیا جاتا ہے، لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کو تقریباً 90% تک خالص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ 60% افزودہ یورینیم دراصل ہتھیار کے درجے سے صرف ایک قدم دور ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق تقریباً 92 پاؤنڈ 60% افزودہ یورینیم اگر مزید افزودہ کیا جائے تو ایک ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور ایران کے پاس اس مقدار سے کئی گنا زیادہ مواد موجود تھا۔ امریکن دفاعی انٹیلی جنس ایجنسی کے ایک اندازے کے مطابق اگر ایران سیاسی فیصلہ کر لیتا تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہتھیار کے درجے کا یورینیم تیار کرنے کے قابل ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہتھیار کے درجے کا یورینیم تیار کرنا اور واقعی ایک قابل استعمال ایٹمی بم تیار کرنا دو مختلف مراحل ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک مکمل جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے صرف افزودہ یورینیم کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے پیچیدہ انجینئرنگ، ہتھیار کے ڈیزائن اور میزائل یا کسی اور نظام کے ذریعے اسے لے جانے کی صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے۔ کچھ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق اگر ایران ایسا فیصلہ کر لیتا تو ایک مکمل جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تقریباً 3 سے 8 ماہ لگ سکتے تھے۔ لیکن اس پوری بحث میں سب سے اہم سوال یہی ہے، کیا ایران نے واقعی ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ اسی سوال کا جواب ہمیں اس بحران کے اگلے اور شاید سب سے متنازع یعنی کنٹروورشل ڈائمنشن کی طرف لے جاتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی قیادت کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، لیکن عالمی اداروں اور کچھ دیگر طاقتوں کا موقف اس سے مختلف ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے اس سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ادارے کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران اس وقت ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسی طرح امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کا ایک پرانا اندازہ بھی یہی تھا کہ ایران نے اپنا باقاعدہ جوہری ہتھیار پروگرام 2003 میں روک دیا تھا اور اس کے دوبارہ شروع ہونے کے واضح شواہد موجود نہیں تھے۔ یہی صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ ایران نے اپنی جوہری صلاحیت کو بہت آگے تک بڑھا لیا تھا، اس کے پاس ہتھیار کے قریب درجے تک افزودہ یورینیم بھی موجود تھا، لیکن اس بات کا واضح ثبوت نہیں تھا کہ ایران نے واقعی ایٹمی ہتھیار بنانے کا آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی نقطے پر عالمی سیاست میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ممالک اسے ایک قریب آتا ہوا خطرہ سمجھتے ہیں جسے فوری روکنا بہت ضروری تھا، جبکہ دوسرے ممالک اسے ایک ایسا معاملہ سمجھتے ہیں جسے سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا۔ اسی اختلافات کی ایک مثال رشیا کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ رشین وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے عالمی طاقتوں سے سوال کیا ہے کہ وہ شواہد کہاں ہیں جن کی بنیاد پر ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ لاروف کے مطابق اب تک ایسا کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ معاشی نقصان بڑھ رہا ہے، تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور شہری ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ رشیا کا کہنا ہے کہ اگر جنگ کا بنیادی جواز ایران کا جوہری پروگرام تھا تو عالمی برادری کو اس کے ٹھوس ثبوت بھی دکھنے چاہیے تھے۔ یہ موقف اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اب یہ صرف ایران اور امریکہ کا تنازع نہیں رہا بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑے اختلاف کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف فوجی محاذ تک محدود نہیں رہے، ایران کے اندر بھی ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ابتدائی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد قیادت کے اندر شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق حکومت کے اندر مختلف دھڑوں کے درمیان نئے رہنما کے انتخاب پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی کئی فوجی اور میزائل تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ٹیکنالوجی کو نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا
आप इमारतें तबाह कर सकते हैं, मशीनें तबाह कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जौहरी इल्म और सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर वाकई ईरान एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता तो इसका मतलब क्या होता। देखें, मशरिक़े वुस्ता की सियासत को समझने वाले अक्सर माहिरीन कहते हैं कि इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, क्योंकि मशरिक़े वुस्ता पहले ही ताकत के एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ा है। इसराइल को खित्ते की वाहिद एटमी ताकत समझा जाता है, अगरचे इसराइल ने कभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। अगर ईरान भी एटमी हथियार हासिल कर लेता तो ये तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता था। सऊदी अरब पहले ही कई मौके पर कह चुका है कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल करता है तो वो भी इसी रास्ते पर चलने पर मजबूर हो सकता है। इसी तरह तुर्की और दीगर इलाकाई ताकतें भी अपने दफाई प्रोग्राम्स को तेज कर सकती थी। यानी एक ऐसा मंजरनामा पैदा हो सकता था जहां पूरा खित्ता जोहरी दौड़ में दाखिल हो जाता। और तारीख हमें बताती है कि जब एक खित्ता एटमी हथियारों की दौड़ में दाखिल होता है तो खतरात सिर्फ फौजी नहीं रहते, हादसात, गलत अंदाजे और कशीदगी भी एक बड़े बहरान का सबब बन सकते हैं। इसीलिए अमेरिका और इसराइल बार बार कहते रहे हैं कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना जरूरी है, लेकिन इस जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं हैं। पहला और सबसे फौरी असर आलमी मईशत पर पड़ा है। आबनाए हर्मीज की बंदिश ने आलमी तवानाई मार्केट को हिलाकर रख दिया है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। जैसे ही इस रास्ते में खतरा पैदा हुआ, तेल और गैस की कीमतों में फौरी इजाफा देखा गया। दूसरा असर आलमी तजारत पर पड़ रहा है। खित्ते में कशीदगी की वजह से बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस महंगी हो रही है और बाज़ तजारती रास्ते गैर महफूज हो गए हैं। तीसरा असर इलाकाई सियासत पर पड़ रहा है। हिजबुल्लाह और दीगर गिरोहों के हमलों के बाद ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही। इराक, शाम, लबनान और यमन जैसे ममालिक भी इस बहरान से मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा बाज़ ममालिक में अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इराक और पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की इतलात भी सामने आई हैं। यानी ये बहरान सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक इलाकाई और आलमी बहरान बनने की सलाहियत रखता है। तो क्या ईरान वाकई एटमी हथियार बनाने के करीब था? इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं जितना अक्सर सियासी बयानात में पेश किया जाता है। एक तरफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान ने अपनी जौहरी सलाहियत को बहुत आगे तक बढ़ा लिया था और वो हथियार के दर्जे के करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ आलमी इदारों और बाज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं था कि ईरान ने एटमी हथियार बनाने का हतमी फैसला कर लिया था। इसीलिए इस बहरान को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक पेशगी हमला था जिसका मकसद एक मुमकिना खतरे को रोकना था, जबकि दूसरे इसे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझते हैं जिसका मकसद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करना है। मेरी नज़र में हकीकत शायद इन दोनों बयानियों के दरमियान कहीं मौजूद है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम वाकई आलमी तशवीश का बायस रहा है, लेकिन जंग हमेशा आखिरी रास्ता होनी चाहिए, क्योंकि जंग सिर्फ फौजी तनसीबात को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है। और आज जो बहरान हम देख रहे हैं उसके असरात शायद आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। आप क्या समझते हैं, क्या ये जंग वाकई एक जौहरी खतरे को रोकने के लिए थी या हम एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आलमी सियासत के पेचीदा मामलात को इसी तरह तहकीक और तज्ज़िये के साथ समझते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।